हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ सिद्धू सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजित रोड, कक्षा 7, विषय सामाजिक विज्ञान। हमारे अतीत सेकंड भाग फर्स्ट अध्याय 4 मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था कि उत्तराधिकार में मुगल परंपराएं, मुगल कानी शासकों के साथ संबंध, मुगल सम्राट कौन कौन से थे, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब इत्यादि ने शासन किया था। और इस प्रकार हमने मुगलों के बारे में पढ़ा, उनके सैन्य अभियान इस प्रकार। तो इससे आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार जागीरें दी जाती थी उनको और किस प्रकार मुगलों ने अन्य शासकों के साथ संबंध भी बनाए। अब पढ़ रहे हैं मनसबदार और जागीरदार। अब देखते हैं कि इसमें मुगलों का जो साम्राज्य है वो कई क्षेत्रों में फैला था और मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त भी किया। ज़्यादातर इनमें सरदार, तुर्की थे और फिर इन्होंने छोटे छोटे समूहों में भी इन्होंने उन शासक वर्गों में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों इत्यादि को भी सम्मिलित किया। अब मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार जो शब्द है वो जात और सवार अलग अलग भागों में था, और जागीरदार का अर्थ है कि जागीरदार जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, या फिर इनको कहेंगे अमीर जागीरदार। ठीक है, जागीरदार शब्द आपने कई बार सुना भी होगा, जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें होती है उन जागीरदार भी कह सकते हैं। अब मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का अर्थ ये एक अरबी शब्द है, ठीक है, जो कि एक व्यक्तिगत पद होता है जिन्हें कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता है, वो जो इसके योग्य होता है उसे। अब ये इसमें क्या था कि इसमें कई प्रकार के ये थे कि एक तो मनसब जो है जात के भी थे और एक सवार के भी थे। सवार में कई प्रकार के होते हैं। तो मुगलों द्वारा 3 श्रेणियों की व्यवस्था की गई। वो 3 श्रेणियाँ कौन सी थी? पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व। अब जो श्रेणियाँ थी, पद अलग अलग पद होते थे, उन्हीं के अनुसार वेतन होते थे और सैन्य उत्तरदायित्व किनको दिया जाता था। अब जात का अर्थ, अब जो जात जो है, अब इसमें 5,000 वाले भी थे, 5,000 जात वाले भी थे जो कि अभिजात वर्ग होते थे, उच्च पद वाले होते थे, उच्च पद वाले भी होते थे। अब इसमें क्या था कि घुड़सवारों की उस निश्चित संख्या से हैं जिसे किसी मनसबदार को अपने अधिकार में लेकर सैनिक व गैर सैनिक अधिकारी नियुक्त करना। जिसके पास जितने जात का दर्जा दिया जाता था वो उनके ऊंचे से ऊंचे अभिजातों में था। अकबर के शासनकाल में 29 जात थे। 29 अकबर के शासनकाल में कितने थे? 29 जात थे। ठीक है, और औरंगजेब के शासनकाल में इनकी संख्या 49 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 49 से 69 भी हो गई थी। तो अब देखिए मनसबदारों के कार्य क्या है। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते, वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते यानी कि कोई ऐसी वस्तु होती थी जो आग में तपा करके घोड़ों के कई एक निशान चिन्ह
चिन्ह बना देते थे। ठीक है, सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। फिर है सैनिकों को वेतन भी दिलवाते थे। अब पंजीकरण में, अब सैनिकों का पंजीकरण करवाते, नाम पता एड्रेस वगैरह था, और सैनिकों को वेतन भी दिलवाते थे। अब जागीरिनी जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते हैं, और ये इक्ताओं के समान थे। अब इक्ताएं क्या है कि अलग अलग भागों, इलाकों या क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाते हैं उन्हें इक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्ता। ठीक है। अब अकबर व औरंगजेब के शासनकाल में ये मनसबदार किस प्रकार कार्य करते थे, ये इनको कैसे नियुक्त करते थे, किस प्रकार रखते थे, वो देखते हैं। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था। क्या किया जाता था? आकलन किया जाता था, यानी कि आकलन किया जाता, काउंटिंग की जाती थी, गिनती की जाती थी। और फिर दूसरा था कि राजस्व मनसबदार के वेतन के बराबर ही रहे, ये भी ये रखते थे। औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब के काल में क्या था कि मनसबदार के वेतन में कमी आई और मनसबों में वृद्धि। वेतन में तो कमी, लेकिन वृद्धि भी बहुत ज़्यादा हुई। तो अब वृद्धि होने पर क्या था कि जागीर मिलने का वो इनको इंतज़ार करना पड़ता था। अब इसमें क्या था कि जागीरदार जागीर रखने की भी कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके वो कर लेते। ठीक है। तो इस प्रकार औरंगजेब अंतिम समय में इन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे किसान मुसीबत में भी पड़ गए थे। तो अब देखते हैं जब्त और जागीरदार। जब्त और जागीरदार। अब देखिए इसमें कि मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, राजस्व यानी कर। अब जमींदार देखिए, जमींदार कौन होते हैं कि किसान क्या करते हैं कि ग्रामीण कुलीन अर्थात मुखिया, कुलीन का मुखिया या स्थानीय सरदार, क्या थे? स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व यानी कर देते थे, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या शक्तिशाली सरदार हो। मुगल उनको जमींदार कहते थे। क्या कहते थे? जमींदारी कहते थे। मुगलों, अब देखिए अकबर जो थे, अकबर के राजस्व मंत्री यानी कि कर मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। अब टोडरमल जो थे राजस्व मंत्री थे, और इनके दरबार में, किनके? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कितने? 9 रत्न थे, और इनसे ही वह परामर्श लेते थे, इस प्रकार कार्य भी करते थे, और जिसमें टोडरमल प्रमुख थे। टोडरमल को कार्यभार सौंपा गया राजस्व मंत्री का, जो कि कर के रूप में कार्य करते थे, जो कि 10 साल तक, कितने साल तक? 10 साल तक, 1570 से लेकर 1580 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। और वो क्या क्या कार्य करते थे? कृषि की पैदावार की, खेत में कितनी पैदावार हुई, इनकी कितनी फसल हुई, कौन कौन सी हुई, वो देखते थे। कीमतों
यानी कि किस फसल की कौन सी कीमत है, बाजार भाव क्या चल रहा है और किसानों से कितने भाव में लेना है। और कृषि भूमि का सर्वेक्षण भी करते थे। अब कृषि भूमि का जो सर्वेक्षण करते थे, अब वो भूमि उपजाऊ है या नहीं, अनउपजाऊ या बंजर कह सकते हैं, बंजर, मिट्टी, खाद बीज इत्यादि भूमि का सर्वेक्षण करते थे और जांच पड़ताल करने के बाद ही किस भूमि पर कैसी फसल बोई जाए वो भी ध्यान रखते थे। और फिर देखिए, प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में, नकद केस के रूप में वो कर यानी कि राजस्व निश्चित किया। उसके बाद प्रत्येक सूबेनी प्रांतों को राजस्व मंडलों में बांट दिया, यानी कि मंडलों में बांट दिया। इन सूबों या प्रांतों को मिलाकर मंडल के रूप में बांट दिया। फिर देखिए आगे, इसी के आगे देखते हैं कि प्रत्येक खेतों में हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई, कि राजस्व की सूची बनाई कि कौन सी फसल कितनी अच्छी हुई है, कितनी खराब हुई है, या किसानों के पास कितनी फसल है, उसी के अनुसार वो राजस्व दर यानी कि कर की दर वो निश्चित करते थे। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहते हैं। जमींदार कौन थे? कि जमींदार थे कि गांव के मुखिया या शक्तिशाली सरदार या कुलीन वर्ग होते थे, जो कि किसान लोग उनको वो कर देते थे, जिसे ही मुगल लोग जमींदार कहते हैं। और जो कर या राजस्व की व्यवस्था की गई टोडरमल के द्वारा राजस्व मंत्री के रूप में, तो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त भी कहा जाता था। अब ये जब्त कहा जाता था, तो इसमें क्या था कि ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक भूमि अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। इस व्यवस्था में क्या था कि ये कुछ जो मुगल प्रशासनिक अधिकारी थे वो भूमि का निरीक्षण करते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब भी रखते थे। ऐसा निरीक्षण कहाँ कहाँ होता था? ज़्यादातर गुजरात और बंगाल में होता था। कहाँ कहाँ होता था? गुजरात और बंगाल में इस जब्त की व्यवस्था करवाई गई। ऐसे प्रांतों में ही यह व्यवस्था संभव हो सकी। तो फिर आगे देखते हैं कि व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ क्षेत्रों में जमींदार बहुत शक्तिशाली थे। कुछ जमींदार क्या थे? बहुत शक्तिशाली थे, जो कि मुगल शासकों द्वारा शोषण करने पर उनका विद्रोह कर देते, उनके खिलाफ हो जाते थे, बगावत पर उतर जाते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि एक ही जाति समूह के जमींदार और किसान लोग मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। इसमें यह था कि जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे, और ये ज़्यादातर कब हुआ? 17वीं सदी के आखिर में। ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को भी चुनौती दे दी थी।
तो इस प्रकार जब्त और जमींदारों ने कार्य किया। अब देखते हैं कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे और ऐसे कई कवि लेखक भी हुए, जिसमें प्रमुख अबुल फजल और फैज़ी भी था, साथ में एक फैज़ी भी था। ठीक है। और अबुल फजल ने क्या किया कि अबुल फजल जो है अकबर के गहन मित्र भी थे और दरबारी लेखक भी थे। अब दरबारी लेखक के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि अकबर ने उनको आदेश दिया कि उनके शासनकाल का इतिहास लिखा जाए। क्या लिखा जाए? इतिहास। तो अबुल फजल ने 2 ग्रंथ लिख डाले। एक का नाम था अकबरनामा। क्या नाम था? अकबरनामा। दूसरा क्या था? आईने अकबरी। क्या नाम था? आईने अकबरी। इन 2 ग्रंथों की रचना कर डाली। अब अबुल फजल ने इनका क्या किया कि इनको 3 भागों में, इनमें अकबर, अब देखिए अकबर के शासनकाल का इतिहास जो लिखा था उसकी 3 जिल्द बनाई गई। जिल्द यानी कि उनको 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया। अब 3 भागों में बांट दिया तो 3 भागों में पहला भाग कौन सा था कि उनके पूर्वजों के बयान थे। अब पूर्वजों में कौन थे कि बाबर था और हुमायूं था। तो उनके जो बयान थे, उनके जो बोल थे, उनकी जो बातें थी, वो सारे उस प्रथम जिल्द में, प्रथम भाग में वो बताया गया कि उन्होंने क्या क्या कहा, कैसा उनका शासन प्रशासन था। उसके बाद जो नंबर 2 पे था जिल्द, यानी नंबर 2 वाला भाग था, उसका शासन, अकबर का शासनकाल और संक्षेप रूप में उनके जो पूर्वजों के भी शासनकाल थे वो भी बताए गए। अब नंबर 3 पे जो जिल्द थी वो थी आईने अकबरी। आईने अकबरी। अब इसमें क्या था कि अकबर के प्रशासन कि उनके शासन के बारे में और उसके बाद घराने के बारे में, उनके संबंध, वैवाहिक संबंध, व्यवस्थाएं, वो सारी बताएगी। और सेना, उसके पास सेना किस प्रकार की थी, सेना को वचन कौन देता था, सेना कितने भागों में बटी थी, पैदल कितनी थी, घुड़सवार कितने थे, हाथी पर कितने थे, और राजस्व। अब राजस्व किस प्रकार उन्होंने बांटा, राजस्व कितने भागों में बांटा गया और किस प्रकार उन्होंने किया, जो कि आपने टोडरमल राजस्व मंत्री के रूप में आपने दिखाई था कि कृषि की पैदावार पर, उसकी उपज पर अलग अलग सूचियाँ बनाना, कृषि भूमि के बारे में बताना भी बताया उन्होंने। और फिर साम्राज्य का भूगोल। अब अकबर जो है कहाँ कहाँ उसने शासन किए, कौन कौन से राज्य में उसने जीत दर्ज की, किस प्रकार उनका शासन चला और वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति कैसी थी, किस प्रकार उन्होंने कार्य किया, उसके बारे में भी उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई। तो अब देखिए बच्चों कि जो ये प्रश्न हैं, अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर वीडियो के द्वारा ढंग से देने हैं। वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और एक एक चीज़ को अच्छी तरह से नोट भी करना है अपनी कॉपी में। पाठ का नाम लिख करके अच्छी तरह से नोट्स बना करके भी लिखने हैं और प्रश्न संख्या ढंग से लगानी है। प्रश्न संख्या 1 लगाई, फिर उसका उत्तर लिखा ढंग से, फिर लाइन खींचनी है। और राइटिंग अच्छी लिखना मैं बार बार राइटिंग के लिए कह रहा हूँ। और कॉपी के प्रत्येक पेज पर पेज नंबर लगे हुए होने चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। कॉपी पर कवर भी होना चाहिए जिससे कि कॉपी सुंदर लगे और कॉपी चेक करने वाले और लिखने वाले दोनों
के बारे में साफ सुथरी छवि भी हो। थैंक यू।